हेलो एवरीवन। आज की हमारी कक्षा है पृथ्वीराज रास्तों के ऊपर। राष्ट्र साहित्य पर हमारी सीरीज चल रही है। आज का टॉपिक है राष्ट्र साहित्य पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राष्ट्र इसके रचनाकार है चंद्र बरदाई, जिसको पृथ्वी भट्ट और अपभ्रंश में बलिदह भी कहते हैं। ये सबसे प्रतिनिधि काव्य है राष्ट्र साहित्य का आदिकाल के अंदर। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसकी ऐतिहासिकता और और ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता को लेकर काफी सारा विवाद है कि इसमें जिस तरीके से स्टोरी बताई गई है पृथ्वीराज की, उसमें से कितनी बातें सही है, कितनी बातें सही नहीं है। तो ये कथा, ये साहित्य ऐतिहासिक रूप से कितना प्रामाणिक है या नहीं है, इसको लेकर भी विद्वानों के अलग अलग मत है। फिर इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं भाषा को लेकर कि ये इसमें सठ भाषा मिलती है अपने को। इसने चंद्र बरदाई ने कहा है कि इसमें सठ भाषा देखने को मिलती है। ये प्रसादांत है। प्रसादांत क्या होता है, जैसे कि हम इसको धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। और जैसे कि गौरी शंकर हीरानंद ओछा कहते हैं कि ये भट्ट भड़ंत कल्पना कहकर इसको खारिज कर दिया कि ये ऐतिहासिकता को लेके इसकी। जबकि माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि ये आकार प्रकार से ही नहीं, इस अर्थ में भी यह महाकाव्य है कि इसमें हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधित्व हुआ है। और शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि ये विकसनशील महाकाव्य है। तो विद्वानों के लेके इसके अलग अलग मत है। और जबकि बच्चन सिंह कहते हैं कि ये महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है। त्रासदी क्यों है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ था। पहले तराइन का युद्ध पृथ्वीराज जीत जाते हैं, और जब मोहम्मद गौरी उनसे माफी मांगता है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर बाद में जब उसके सामंत आते हैं, वो उनको कुछ नेक वगैरह देते हैं, तो उसके बदले में ये गौरी को छोड़ देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनती है कि जब दूसरा युद्ध होता है तो पृथ्वीराज आंसू उससे हार जाता है। इसीलिए बच्चन सिंह ने इसे महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है कि उसकी इस भूल की वजह से पृथ्वीराज मारा गया, उसका अंत हो गया लास्ट में। और डॉक्टर वुलर कहते हैं कि ये बिल्कुल ही अप्रमाणिक रचना है, इसका ऐतिहासिकता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसके लिए अपन लिखना चालू करते हैं कि इसके रचनाकार कौन है। चंद्र बरदई, जिसका नाम पृथ्वी भट्ट भी है, और अपभ्रंश में इसको बोलते हैं बलिदह। ये तीन नाम है इसके। पृथ्वीराज और पृथ्वी भट्ट दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन मरे भी थे। कैसे मरे थे कि लास्ट में जब गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले जाता है अपने साथ बंदी बना के, तो पृथ्वी भट्ट चंद्र बरदाई उसके साथ में जाता है और गौरी को कहता है कि आपको चंद्र बरदाई की एक स्किल का पता है कि नहीं है, कि वो शब्द भेदी बाण चला सकता है। तो गौरी उसको बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चंद्र बरदाई कहता है कि आप मुझे को मौका दीजिए पृथ्वीराज से बात करने का, वो मेरी बात टालेगा नहीं और आपको ये कला जरूर दिखाएगा। तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज के पास जाता है और उसको बताता है कि हमारी योजना ये है कि जब तुम्हें राजा शब्द भेदी बाण करने का व- आदेश देगा, तो तुम्हें कि उन्होंने 7 जो लोहे के चक्कर थे उसको भेदना था, कि उसको वो टंकार करते उस टंकार पे अपना बाण चलाना था और राजा मोहम्मद गोरी को आदेश देना था उसको। तो चंद्र बरदाई कहता है कि जब राजा तुम्हें आदेश देगा तो तुम्हें उस लोहे की परत पे उस पे नहीं चलाना है तीर। तुम्हें जब राजा आदेश देगा की आवाज को माध्यम बना के उसी पे वार करना है, जिससे मोहम्मद गोरी मर जाएगा। तो ये प्लानिंग करते हैं, अगले दिन पूरा ये प्रोसेस होता है। और जब
गौरी उसको आदेश देता है, तब चंद्रबरदाई कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह सुन के फिर पृथ्वीराज आसो मोहम्मद गोरी पे तीर चला देता है, फिर वो मर जाता है। और फिर चंद्रबरदाई बोलता है कि अब ये अपने को वैसे भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये चंद्रबरदाई पहले पृथ्वीराज को चाकू मारता है, फिर खुद को मार लेते हैं, फिर दोनों मर जाते हैं। तो इस तरीके से ये कथा को अंत हो जाता है कि तो ये इसकी कथा थी। तो एक तरीके से एक महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी बन गई, और कि पृथ्वीराज की उस भूल के कारण कि गौरी को छोड़ देना उसको कमजोर समझ के, ये उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। तो इसका जो हमें सबसे पहला प्रामाणिक संपादन मिलता है वो मिलता है माता प्रसाद गुप्त का। और माता प्रसाद गुप्त ने इसका समय 1343 ईस्वी का बताया है। और जो दूसरा इसका संपादन किया है वो किया है श्याम सुंदर दास ने 1905 में, नागरी प्रचारणी सभा के, काशी नागरी प्रचारणी सभा से। काशी नागरी प्रचारणी सभा से 1905 में। और सबसे ज्यादा प्रमाणिक कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है माता प्रसाद गुप्त का। माता प्रसाद गुप्त अपनी प्रामाणिक संपादन के लिए जाने जाते हैं। प्रामाणिक संपादन का मतलब है कि इनके रचना में त्रुटियां देखने को नहीं मिलती है। अब पृथ्वीराज रासो को अपने को अन्य नाम कौन कौन से मिलती है पृथ्वीराज के, वो मिलते हैं, एक तो राय पिथोड़ा, और दूसरा नाम मिलता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, ये दो नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जब पृथ्वीराज रासो शुरुआत होता है तो उसके प्रारंभ की पंक्ति मिलती है, कौन सी मिलती है, वो है कि उक्ति धर्म विशाल्यस्य राजनीति नवम रसम षट भाषा पुराण च कुरान कथित मया। कि इसमें उक्ति है, धर्म है, विशाल राजनीति है, नौ रस है, 6 भाषा है, और पुराण और कुरान भी इसी में देखने को मिलते हैं। उनकी कथन, उनकी मान्यताएं, सबका सार इसमें मिलेगा आपको। तो वो पंक्ति है उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसम षट भाषा पुराण च कुरान कथित मया। इसमें उक्ति है, मतलब कि सही जो सुविचार होते हैं या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो होती है उक्ति। धर्म इसमें देखने को मिलेगा, विशाल मिलेगी और रस मिलेंगे, 6 भाषा मिलेंगी, और पूरा पुराण में कुरान का सार भी इसी में देखने को मिलेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि 6 भाषा कौन सी इसमें देखने को मिलती है। तो एक तो इस काल में जो भाषाएं चल रही थी आदिकाल की, एक तो अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर पुरानी हिंदी, फिर जब गोरी है तो इसमें वो भी अरबी फारसी के शब्द भी देखने को मिलेंगे। इसमें ब्रज भाषा, और जो एक बछड़ी है, हो गए 1 2 3 4 5, और एक बछड़ी है। पृथ्वीराज तो कहाँ से थे, राजस्थान के, तो इसमें एक मिलेगी राजस्थान की। ठीक है, एक गौरी के संदर्भ से, पृथ्वीराज के संदर्भ से, उस काल के संदर्भ से, और एक ब्रज भाषा का इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें पिंगल शैली प्रधान है।
पिंगल शैली का मतलब समझ गए? पिंगल शैली का मतलब है अपभ्रंश प्लस ब्रज। तो अपभ्रंश की एक शैली है जिसको पिंगल बोलते हैं। तो इसमें पिंगल शैली अपने को देखने को मिलेगी। अब इस रचना में अपने को एक भाषिक संक्रमण देखने को मिलता है इस साल का, कि इसमें अपभ्रंश की भाषा किस तरीके से अपभ्रंश से होती हुई पुरानी हिंदी में परिवर्तित हो रही है, ये अपने को इस रचना में देखने को मिलता है। इसलिए भाषिक भाषा का ऐतिहासिक महत्व इस रचना में देखा जा सकता है। इसमें भाषिक संक्रमण भी देखने को मिलता है। भाषिक संक्रमण, ठीक है, कि इसमें भाषा अपभ्रंश से होती हुई अपभ्रंश भाषा अवट होती हुई पुरानी हिंदी में किस तरीके से ढल रही थी उस टाइम पे। तो ये जो संक्रमण इस रचना में देखने को मिलता है, उस कारण इसको भाषिक संक्रमण का काव्य भी कहते हैं। और ठीक है, और इसका जो एक अंतिम पंक्ति जो अपने को देखने को मिलती है इस रचना में, पृथ्वीराज रासो में, वो है रासौ असंभु नवरस सरस चंद छंद किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विवश अद्भुत संत छम। रासौ असंभु नवरस सरस चंद छंद किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभत्स अद्भुत संत सम। यानी कि राउस में जो नवरस मिलेंगे और चंद ने सरस छंदों को अमृत के समान कर दिया है। इसमें श्रृंगार रस देखने को मिलेगा, इसमें वीर रस देखने को मिलेगा, करुण रस देखने को मिलेगा, अद्भुत विभत्स और अद्भुत रस, बहुत सारे रस इसमें देखने को मिलेंगे। फिर ये रचना कौन सी है? इसका जो लास्ट में के सुखांत थे, लास्ट में इसको पढ़ के सुख होता है, या दुखांत है इसको पढ़ के दुख होता है। तो इसको पढ़ के सुख होता है क्या आपको, कि पृथ्वीराज हार गया, फिर मोहम्मद गोरी की लाश में उसको मार के खुद मर गया? तो इसमें ये पूरी खुशी भी नहीं हो रही, क्या दुखांत हो रहा है क्या? पूरा दुख भी नहीं हो रहा कि पूरा गोरी को मार के फिर पृथ्वीराज मरा है। तो इसमें न पूरा दुख का भाव आ रहा है, न पूरा सुख का भाव आ रहा है। तो इसलिए इसको रचना को कौन सी रचना माने? तो इसके लिए एक तीसरा शब्द चलता है, वो मिलता है प्रसादान। कि इसमें क्या करता है कि नायक जीत तो जाता है लास्ट में, कि उसने गोरी को मार तो दिया, पर उसको मार के जो उसका फल मिलना था, कि उसको राजा बनना था, वो फल नहीं मिला। कि प्रसादांत रचना की यह विशेषता होती है कि इसमें नायक की अंतिम रूप से विजय तो हो जाती है, लेकिन फल का भोक्ता वह नहीं बन पाता। कि इसमें नायक विजय तो हो जाता है, पर फल का भोक्ता नहीं बनता, परंतु फल का भोक्ता नहीं बन पाता। तो ये प्रसादांत, इसको ध्यान रखिएगा। और एक ये कि ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। हिंदी का पहला महाकाव्य, क्योंकि इसमें पुरानी हिंदी अपने को देखने को मिल रही थी, और भाषिक संक्रमण के कारण
यहाँ पे कहाँ पे कि अब अभ्रंश से भाषा पुरानी हिंदी की ओर जा रही थी, तो अपभ्रंश भी इसमें छूट रही थी। तो ये अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य भी है। अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अब इसके प्रसादांत को लेके ही बच्चन सिंह कहते हैं कि यह हिंदी का पहला सुख दुख की विलक्षण संधि पर रचित प्रसादांत है। कि यह बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि यह न सुखांत है न दुखांत है, यह का पहला हिंदी का पहला महाकाव्य सुख दुख की विलक्षण संधि पर रचित प्रसादांत है। प्रसादांत है। ये बच्चन सिंह का इसमें कथन आ जाएगा। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चंद्र बरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चंद्र बरदाई हिंदी के पहले महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। अब मिश्र बंधु क्या कहते हैं? मिश्र बंधु का कथन आता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला महाकवि चंद्र बरदाई, कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला महाकवि चंद्र बरदाई है। अच्छा, चंद्र बरदाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये मैंने बता दिया क्या? कि चंद्र बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। तो ये आपने समझ गया कि हिंदी का पहला महाकाव्य है और अपभ्रंश का अंतिम। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को पर हिंदी का पहला महाकाव्य कहा था और चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा है। और मिश्र बंधु ने कहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला महाकवि चंद्र बरदाई ही है। ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग देखने को मिलते हैं? कि पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय है उनका नाम है सम्यो। सम्यो या समय, कि इसमें जितने भी अध्याय हैं उनका नाम सम्यो या समय नाम से मिलता है। तो इसमें पूरे 69 सम्यो या समय है, जिसके अंतिम 10 समय किसने लिखे हैं? कि चंद्र बरदाई तो फिर गजनी चला जाता है पृथ्वीराज को पूरी प्लानिंग करके गौरी को मारने। तो बाकी को जो बचे हुए आगे की जो स्टोरी है वो किसने लिखी? इसके पुत्र जलहन ने लिखी। जलहन ने लिखी कि पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन नरक काज।
कि पुस्तक जलन के हाथ में देके गजनी चले गए नरप के काज। नरप यानी राजा के काज। पुस्तक जलहन हत्ते दे चली गज्जन नर काज। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है कि पृथ्वीराज में अध्याय का नाम क्या है और अंतिम 10 अध्याय किसने लिखे। फिर इसमें खूब सारी 2-3 पंक्तियां भी आती है, जैसे कि कमल गंध व संद हंस गति चलति मंद मंद, रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि, विजय घोर निशान चहु ओर, एकादश से 15 तिथि विक्रम साक आनंद। तो इसमें कुछ पंक्तियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये कौन सी रचना से संबंधित है। तो एक आती है, कमल गंध वह संद हंस गति चलति मंद मंद, कि कमल गंध वह संद हंस गति चलती मंद मंद। ये इसमें नायिका के बारे में बताया गया कि कमल की गंध आ रही है, वह संद यानी कि धीरे धीरे वो अवस्था जहाँ न बच्ची रही है न पूरी जवान हुई है, तो उसकी संधि पर है, तो वह संद बोलते हैं उसको। और हंस की गति के समान मंद मंद चल रही है। फिर अगली पंक्ति है, रघुनाथ चरित हनुमत कृत, हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि। और फिर है एकादश से 15 विक्रम, 15 विक्रम शाक आनंद। आनंद शाक आनंद, ये एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है। अब वैसे पंक्तियां तो सारी याद करनी है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चन सिंह ने इसे महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है। महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी। और विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ये नोट करके लिख लोगे यहाँ पे, ठीक। विजयदेव नारायण शाही ने शाही ने पद्मावत को, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है, जिसे हम भक्ति काल में पढ़ेंगे। पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो हिंदी साहित्य में 2 त्रासदियां हुई है, एक तो पद्मावत वाली, एक हुई है पृथ्वीराज रासो वाली। अब इसमें जो ब्रज भाषा मिलती है, 6 भाषाएं जो मैंने अभी बताई थी, तो उसी के आधार पर चंद्र बरदाई को ब्रज भाषा का पहला जो ये महाकाव्य लिखा है, उसका कारण चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि भी कहा जाता है। कि चंद्र बरदाई को ब्रज भाषा का पहला महाकवि भी कहा जाता है।
कहा जाता है। ठीक है। इसमें अंगिरस कौन सा देखने को मिलता है? अंगिरस का मतलब समझ गए? जो रस इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है किसी भी रचना में, वो उसका अंगिरस होता है। तो इस रचना का जो सबसे ज्यादा रस देखा गया है, यानी कि अंगिरस, वो कौन सा है? वीर रस। और जो मुख्य सहयोगी है, मुख्य सहयोगी रस है, यानी कि जो वीर रस के बाद में जो सर्वाधिक कौन सा रस देखने को मिलता है, वो मिलता है श्रृंगार। 9 रस है पूरे। तो आप धीरे धीरे उसको जानोगे, वो काव्य शास्त्र की क्लासों में जानने देखने को मिलेगा। ठीक है। अब कुछ पंक्तियां और है विद्वानों का इसके ऊपर कुछ मत है, जैसे कि माता प्रसाद गुप्त ने इसे आकार प्रकार से ही इस अर्थ में भी यह महाकाव्य है कि इसमें हमारी राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें 2-3 विद्वानों के और कथन आएंगे इस रचना के बारे में। माता प्रसाद गुप्त। तो माता प्रसाद गुप्त का कहना है कि आकार प्रकार से ही नहीं, आकार प्रकार से ही नहीं, इस अर्थ में भी यह महाकाव्य है, इस अर्थ में भी यह महाकाव्य है कि इसमें हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधित्व हुआ है, कि इसमें हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधित्व हुआ है। ठीक है। ये माता प्रसाद गुप्त वही है जिन्होंने इसका सबसे प्रमाणिक संपादन किया था, और इसका समय 1343 ईस्वी माना था। ये सबसे शुरू में अपन ने बात करी थी। फिर गौरी शंकर हीरानंद ओझा का कथन है। गौरी शंकर हीरानंद ओझा, हीरानंद ओझा, ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो भट्ट भणंत कल्पना कहकर खारिज कर दिया, कि इसमें जो ऐतिहासिक पहलू है, पृथ्वीराज की जो कहानी बनाई गई है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये कहानी भट्ट भणंत है, कल्पना है केवल। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भट्ट भणंत कल्पना कहकर खारिज किया है। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ की भाषा पर विचार करते हुए तो निराशा ही याद लगती है। भाषा बिल्कुल बेठिकाने की। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन किस रचना के लिए कहा है कि इसकी भाषा बिल्कुल बेठिकाने की है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। तो इस ग्रंथ की भाषा पर विचार करते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। निराशा ही हाथ लगती है। भाषा बिल्कुल बेठिकाने की है, ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? मैंने शायद बता आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। भाषा बिल्कुल बेठिकाने की है, क्यों कहा होगा ये? क्योंकि इसमें सठ भाषा मिलती है, मैंने बताया था अभी कि इसमें अपभ्रंश मिलती है, अवट मिलती है,
पुरानी हिंदी मिलती है, ब्रज भी मिल जाती है, राजस्थानी भी मिल जाती है, अरबी फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। तो भाषा तो इसकी बिल्कुल बेठिकाने की है। इसको न पूरा हिंदी कह सकते हैं, न ब्रज कह सकते हैं, न अपभ्रंश कह सकते हैं, न अवगत कह सकते हैं पूरी तरीके से। तो इस कारण इसकी भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की कहा है। और जो शंभुनाथ सिंह हैं, शंभुनाथ सिंह, इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो विकसनशील महाकाव्य की श्रेणी में रखा है कि पृथ्वीराज रासो को विकसनशील महाकाव्य की श्रेणी में रखा है। विकसनशील महाकाव्य, ठीक है, ये इसके कथन है। कल की क्लास में अपन बात करेंगे कि इसकी प्रामाणिकता, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें जो कथा आई है वो कितनी प्रामाणिक है और कितनी अप्रामाणिक है। विद्वानों के इसके ऊपर क्या क्या मत है, क्या मत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, इन सब की इसके ऊपर क्या राय है वो अपने को कल की क्लास में अपन चर्चा करें। तो ये आज का कंटेंट था जो कि यहाँ से शुरू होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास पृथ्वीराज आसो पे यही खत्म करते हैं और अगली क्लास में पृथ्वीराज आसो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के बारे में जरूर बात करेंगे। थैंक यू।